हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं उस लेक्चर की जिसमें हम लोग कल पढ़े हुए सारे इडियम्स को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि जो हम लोगों ने कल इडियम्स पढ़े हुए थे उनको एग्जाम्स में किस तरह पूछा गया है, कैसे ऑप्शन आपके सामने आए हुए हैं, किस तरह आपको उसकी हिंदी निकाल कर सारे ऑप्शन में से सही ऑप्शन को एलिमिनेट करके चूज़ करना है, आपको वो हम लोग जो है आज पढ़ाएंगे। इसके साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पुराने वाले वीडियो ज़रूर देखे होंगे जहाँ पर मैंने 19 सिनोनियम्स यानी कि कुछ ऐसे वर्ड के लेक्चर्स को जो है डाला था जहाँ पर हम लोग सही ऑप्शन चूज़ करना था ऐसे मीनिंग्स का जिनका अर्थ लगभग सेम था। और उससे पहले भी हम लोग एक ईडियम का सेशन कर चुके हुए हैं। देखिए, धीरे धीरे इंसान चीज़ें सीखता है। आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं 1 से लेकर 11 तक वो मुहावरे करने वाला हूँ जो कि कल मैंने आपको क्लास में पढ़ाए थे। अब धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं, जो भी चीज़ हम क्लास में पढ़ेंगे हम उसका टेस्ट या उसकी प्रैक्टिस ठीक उसके अगले टर्न पे कर लेंगे, ताकि जब भी हम चीज़ें पढ़ेंगे हमें ये पता होगा कि हमने कितना याद किया और हमारे कितने ऑप्शन जो हैं सही निकले। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे जो है वीडियो लगातार देख रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, तो उनसे ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी वीडियो स्किप ना करिए, आप वीडियो पूरा देखिए और अगले दिन जब भी आप इसको पढ़ने बैठेंगे आप ये देखेंगे कि आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जा रही है। क्योंकि लगातार पढ़ाने के बाद मुझे भी पता है कि ये उम्मीद ज़रूर होती है कि मुझे भी पता कि हम लोग भी पता चलना चाहिए कि किस तरह से एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं। सिर्फ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको आज हमें क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, यानी कि इडियम्स पढ़ने हैं, उनका सही ऑप्शन करना है। और मैं सिर्फ इडियम ही नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इडियम के बाद में सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा। वो कहते हैं ना कि एक कोर्स होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। तो अभी हम लोग काम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा ये इडियम्स खत्म हो जाएगा हम लोग सिनोनिम्स की तरफ रुक कर जाएंगे और वन वर्ड की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करेंगे नंबर फर्स्ट पे एक ऐसे इडियम की जो कि कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। नंबर फर्स्ट पे हमारे सामने दोस्तों एक इडियम लिखा हुआ है, ये है सैक्रेड काउ। आपको याद होगा सैक्रेड काउ हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। किसी बच्चे को अगर याद हो उसका मतलब क्या होता है तो ज़रा बताइए कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन करेंगे। हमारे सामने जो ऑप्शन लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं इम्पॉर्टेंट पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसकी अंदर कोई कमी नहीं है, सारी कमियों से मुक्त है, फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। एक ऐसा इंसान जो जिसके अंदर एनिमल वाले गुण हैं, ठीक है, यानी कि कुछ नेगेटिव उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। और हाउली प्लेस यानी कि ऐसा स्थान जो कि बहुत ज़्यादा पवित्र है। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन करना है, जल्दी से बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन इसमें टिक करना चाहते हैं। देख लीजिए। बिल्कुल, अगर आपने ये सोचा इसमें सही ऑप्शन हम लोग करेंगे फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, तो आपका सही ऑप्शन है। क्योंकि एक ऐसा इंसान, आपको याद होगा, जिसकी कोई बुराई नहीं करता, एक ऐसा इंसान जिसकी कोई आलोचना नहीं करता, ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैक्रेड काउ कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो सभी बुराइयों से, सभी नेगेटिव चीज़ों से मुक्त है, उसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, सिर्फ अच्छे गुण है। ऐसे इंसान को इंग्लिश में आज सैक्रेड काउ कहेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर सेकेंड इडियम की, जो कि हमने कल पढ़ा हुआ है। सेकेंड इडियम में सामने लिखा हुआ है सेलिंग इन द सेम बोट। उम्मीद करता हूँ आपने ये मुहावरा जरूर कल पढ़ा होगा। अब हम बात कर रहे हैं इसके ऑप्शंस की कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेंगे। पहला ऑप्शन हमारे सामने लिखा हुआ है इन द सेम डिफिकल्टी, दो व्यक्तियों का एक ही मुसीबत में होना, ये ऑप्शन। टू एन्जॉय वोयाश, वोयाश का मतलब समुद्री यात्रा होता है, यात्रा को एंजॉय करना। टू बी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना, या टू हैव पार्टी, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना। अब आप बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन लोग जो है सही कर सकते हैं, देखिए और बताइए। बिल्कुल, इसमें दोस्तों लोग जो सही ऑप्शन करेंगे वो है हमारा इन द सेम डिफ़िकल्टी। आपको याद होगा मैंने कहा था सेलिंग इन द सेम बोट, जब दो लोग एक ही मुसीबत में हो रहे होते हैं, दोनों की सिचुएशन एक ही होती है, दोनों की डिफ़िकल्टी सेम होती है, तो दो व्यक्तियों का एक ही मुसीबत होने के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन लगाते हैं, इन द सेम डिफ़िकल्टी, यानी कि सेलिंग इन द सेम बोट। तो जब भी दो लोग एक ही मुसीबत में होंगे इंग्लिश में क्या कहलाएगा, सेलिंग इन द सेम बोट। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर थर्ड इडियम की। इडियम हमारे सामने लिखा हुआ है थ्रो स्पैनर इन द वर्क। थ्रो स्पैनर इन द वर्क, हमारे सामने चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों लिखा हुआ है टू बी ऑन टाइम, कहीं पर पहुंचना, समय पर। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है ऑप्शन टू गेट रिड ऑफ, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। थर्ड लिखा हुआ है टू ऑब्स्ट्रक्ट अ वर्क, किसी काम में अड़ंगा लगाना। ऑब्स्ट्रक्ट जब भी लगाते हैं इसका मतलब होता है हम किसी काम में बाधा डाल रहे हैं, विघ्न पैदा कर रहा है। चौथा लिखा दोस्तों टू मेक नो वर्क, कोई भी काम ना करना, यानी कि निठल्ले बैठा रहना, खाली बैठा रहना। अब हमारे सामने जो चार वर्ड लिखे हुए हैं इसका मतलब बताइए कि कौन सा ऑप्शन हमें सही करना है। आप अपना टाइम ले लीजिए, बताइए।
बिल्कुल, अगर आपने सोचा हुआ है कि हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेंगे टू ऑब्स्ट्रक्ट अ वर्क, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी काम में अड़ंगा लगाते हैं तो इंग्लिश में उसको ऑब्स्ट्रक्ट कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कहना चाहते तो इंग्लिश में उसको मेरे भाई इम्पीड कह सकते हैं, IMPEDE। इसका मतलब होता है किसी काम में बाधा डालना या काम में अड़ंगा लगाना। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, टू ऑब्स्ट्रक्ट वर्क, किसी काम में अड़ंगा लगाना। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट इडियम की, जो कि लिखा हुआ हमारे सामने, सेट द बेट। सेट द बेट का मतलब क्या होता है, कल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पहले आप बेट का मतलब याद करिए, फिर आपको याद करना है कि सेट द बेट का मतलब क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है टू ट्रैप समवन, किसी इंसान को ट्रैप करना, यानी किसी इंसान पे कोई जाल बिछाना, जाल में फंसाना। टू मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करना। टू मेक यूज़ ऑफ टाइम, टाइम का पूरा यूज़ करना, टाइम का सदुपयोग करना, यूटिलाइज करना। एंड सेट योर पर्पज़, अपना पर्पज़ सेट करना। बताइए क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं यहाँ पे, बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल सही ऑप्शन जो हम लोग यहाँ पर करने वाले, अगर आपने सोचा हुआ है कि हम लोग सही ऑप्शन करने वाले हैं, टू ट्रैप समवन, किसी इंसान को फंसाने की कोशिश करना, स्पेशली जब आप उसको जाल बिछाकर फंसाना चाहते हैं। तो आपको याद होगा कल मैंने बताया था कि बेट का मतलब होता है किसी को फंसाने के लिए डाला गया चारा या एक ऐसी चीज़ जो आपने मीडियम बना रखी किसी इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आप उसको फंसा सके। इंग्लिश में टू ट्रैप समवन इसका सही ऑप्शन बनेगा, क्योंकि जब भी किसी इंसान को जाल में फंसाते हैं यानी कि जाल बिछाते हैं, इंग्लिश में उसको ट्रैप कहते हैं। ठीक है, चलिए एक से लेकर दोस्तों हमने 4 तक मुहावरे कर लिए हैं। सारे ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, जो कि पेपर में आपके सामने आए हुए हैं। किस तरह से एग्जाम में आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर 5 की, शो द वाइट फीदर। हमें ये ऑप्शन पढ़ना है और इसका सही मतलब बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं इसमें, शो द वाइट फीदर पर। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है टू अर्न लीगली, पैसा कमाना लेकिन सही तरीके से, गैर कानूनी तरीके से नहीं। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों लिखा हुआ है टू अर्न इलीगली, गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना। टू बी ब्रेव, बहादुर होना। और चौथा लिखा हुआ है टू बी कावर्ड, यानी कि कायर होना। कौन सा सही ऑप्शन करेंगे बताइए। बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ पर हमने सोचा हुआ है कि टू बी कावर्ड यानी कि कायर होना, तो यही हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि शो द वाइट फीदर का मतलब मैंने बताया था दुश्मन को, युद्ध के क्षेत्र में दुश्मन को पीठ दिखाना यानी कि कायरता का प्रदर्शन करना। या तो टू बी कावर्ड कह सकते हैं या टू शो कावर्ड्स कह सकते हैं। कावर्डिस मतलब कायरता होता है। कल मैंने इस बात को आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आपके 1 से लेकर 5 तक जितने क्वेश्चन हैं सारे ऑप्शन जो है सही होंगे। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा दोस्तों नंबर 6 की, स्ट्रेन एवरी नर्व। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, हर एक एग्जाम में आता है, डिपेंड नहीं करता कि कौन सा एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन एवरी नर्व के हमारे सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है टू सर्वाइव डिफिकल्टी, मुसीबत में सर्वाइव करना। दूसरा लिखा हुआ है मेक ऑल एफर्ट्स टू विन, जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना। थर्ड लिखा हुआ है टू रिवील द सीक्रेट, किसी सीक्रेट का खुलासा करना। चौथा लिखा हुआ है टू हैव नथिंग इन एंड, अंत में कुछ हाथ ना लगना। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। स्ट्रेन एवरी नर्व लिखा हुआ है, पहले तो आप शब्दों पर ध्यान दीजिए और उसकी हिंदी सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही कर सकता है। देखिए ज़रा, स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब सही होता है हर संभव प्रयास करना। जब भी आप पूरा जोर लगाते थे कोई काम करने के लिए, हमने एक मुहावरा और पढ़ा था मूव हेवन एंड अर्थ, तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू विन, यानी कि जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना। मैंने आपसे कहा था कि हर नस पर जोर डालना है, मतलब जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना। तो सही ऑप्शन दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, मेक ऑल एफर्ट्स टू विन। अब हमने दोस्तों यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक सारे मुहावरे कर लिए हैं। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर नंबर 7 की, स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट के लिए हमारे सामने दोस्तों ऑप्शन लिखे हुए हैं 4। पहला लिखा हुआ टू हैव कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन करना। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, सस्पेक्ट मतलब होता है शक करना, ट्रिक का मतलब किसी जालसाजी का। आपको अगर लग रहा है दाल में कुछ काला है तो इंग्लिश में दोस्तों सस्पेक्ट अ ट्रिक कह सकते हैं। टू हैव अ बैड स्मेल यानी कि बहुत गंदी स्मेल आना, ये ऑप्शन क्या हो सकता है आपको लगता है। और चौथे की बात करेंगे यहाँ पे टू मूव क्विकली यानी कि बहुत जल्दी जल्दी मूव करना। अब हमारे सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन होगा ये दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों सही सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्मेल अ रैट का सही ऑप्शन हमारा है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, यानी कि दाल में कुछ काला होना, तो बिल्कुल सही है। जब भी किसी इंसान को इस बात का शक होता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो इंग्लिश में उसको स्मेल अ रैट कहते हैं, यानी कि दाल में काला होना। जैसे आप बोलते हैं ना कि मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, तो आप कह सकते हैं आई कैन स्मेल अ रैट। ठीक है,
तो यहाँ पर याद रखेंगे हमें जो सही ऑप्शन करना है वो कौन सा करना है, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, यानी कि दाल में कुछ काला होना, कुछ नेगेटिव होना, कुछ नेगेटिव होने का शक होना। नंबर 8 की बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों स्प्लिट हेयर्स। स्प्लिट हेयर आप समझ रहे होंगे, पढ़कर आपको समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। इसकी हिंदी सोचिए और सही ऑप्शन बताइए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है टू रिमूव हेयर, यानी कहीं से हेयर हटाना। टू एलिसिट इन्फॉर्मेशन, एलिसिट का मतलब होता है कहीं से इन्फॉर्मेशन निकलवाना। इंग्लिश में एलिसिट को ड्रॉ भी कहते हैं। टू इन्फॉर्म पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म करना। और टू रीच डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना, यानी कि उस जगह पर पहुंचना जहां पर आपकी मंजिल है, मंजिल तक पहुंचना। बताइए कौन सा सही ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं, देखिए जरा। बिल्कुल सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन यहाँ पर बी होगा हमारा, तो ऑप्शन बी ही सही है, क्योंकि टू एलिसिट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है दोस्तों बाल की खाल निकालना। यानी कि जब भी हम बहुत गहराई तक, डिटेल्स तक जानने की कोशिश करते हैं और इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हैं, तो इंग्लिश में मेरे भाई कहलाता है टू एलिसिट इन्फॉर्मेशन, बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना। स्प्लिट हेयर अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो इंग्लिश में टू ड्रॉ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। जब भी पुलिस किसी अपराधी को पकड़कर बहुत तह तक जाने की कोशिश करती है तो इंग्लिश में उसको स्प्लिट हेयर या एलिसिट इन्फॉर्मेशन कहते हैं। स्प्लिट हेयर तो नहीं कहते, लेकिन एलिसिट इन्फॉर्मेशन पुलिस की कायदे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है। वैसे तो जब इंसान कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, अंदर तक तह तक जाने की कोशिश करता है, बाल की खाल निकालता है, तो स्प्लिट हेयर का आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पर, देखिए नंबर 9 की सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। आप पहले शब्दों पर जाइए, देखिए सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट का मतलब क्या हो सकता है, और सोचिए कल मैंने आपको इसका मतलब क्या पढ़ाया हुआ था। ठीक है, चलिए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ टू मेक कैंडिड स्टेटमेंट, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट कहना जो कि बिल्कुल साफ सुथरी बात है, आप बात को घुमा फिरा कर नहीं बोल रहे। टू करेक्ट मिस्टेक्स, अपनी गलतियों में सुधार करना, अपनी आदतों में सुधार करना। टू बी बायस्ड, एक तरफा बात करना। टू ब्लेम समवन, किसी इंसान को ब्लेम करना। क्या आपको लगता है इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको लगता है परफेक्ट है? कल मैंने आपको पढ़ाया था, और आप बताइए मुझे कौन सा सही ऑप्शन दोस्तों हो सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आपने सोचा हुआ है कि इसका सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा दोस्तों, टू करेक्ट मिस्टेक्स, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट करता है, स्ट्रेट का मतलब सही करता है, इसका मतलब ये मेरे भाई कि वो इंसान अपनी गलतियों में सुधार करता है। तो जब भी कोई इंसान अपनी गलतियों में सुधार करेगा, इंग्लिश में मेंड योर वेज या टू इम्प्रूव योर हैबिट्स कह सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों कौन सी हो जाएगा, टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। बात करेंगे नंबर 10 की, स्पर ऑफ द मोमेंट। स्पर ऑफ द मोमेंट के लिए सही ऑप्शन बताइए कौन सा हो सकता है। कल मैंने आपको ये मुहावरा पढ़ाया हुआ था। ए लिखा हुआ है टू लूज काम, इसका मतलब ये है कि अपना पेशेंस खो देना। सेकंड लिखा हुआ दोस्तों टू हैव पेशेंस, धैर्य रखना। थर्ड लिखा हुआ है टू डू इमीडिएटली, कोई काम को तुरंत करना, बिना देरी किए हुए करना। और लिखा टू डिले समथिंग, यानी किसी काम को कुछ मोमेंट बाद करना, थोड़ी देर बाद करना। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। मैं लापरवाह हूँ, थोड़ा सा गिर जाता है क्या। चलिए आइए बात करते हैं इस पर। आप दो मोमेंट देखिए कौन सा सही ऑप्शन, उसको ज़रा देखिए और मुझे बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। बढ़िया, अगर आपने ये सोचा दोस्तों कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टू डू समथिंग इमीडिएटली, किसी काम को बिना देरी किए हुए तुरंत करना, तो यही सही ऑप्शन है। कल मैंने आपको बताया था ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, किसी काम को बिना लेट किए हुए करना, तुरंत करना, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट कहलाएगा। स्नेक इन द ग्रास का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कल मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। स्नेक इन द ग्रास के नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है डार्क हॉर्स। वैसे मुझे इसकी हिंदी बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। डार्क हॉर्स एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है छुपा रुस्तम, यानी कि ऐसा इंसान जिसके जीतने की उम्मीद तो नहीं है, आप उसे बिल्कुल पागल समझते हैं, उसको मूर्ख समझते हैं, लेकिन वही टॉप कर जाता है, वही जीत जाता है, डार्क हॉर्स कहलाएगा। हिडन एनिमी, एक छुपा हुआ दुश्मन, एक ऐसा इंसान जिसको अपना दोस्त मानते हैं लेकिन वो बाद में दुश्मन निकलता है, ऐसे इंसान को क्या स्नेक इन द ग्रास कह सकते हैं। थर्ड लिखा है बेस्ट फ्रेंड, यानी कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कह सकते हैं। या होस्टाइल एनिमल, एक ऐसा एनिमल जो कि अब खूंखार हो चुका है, कंट्रोल में नहीं है, क्या ये कह सकते हैं। सो वी हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू सिंपली चूज वन ऑफ देम। बताइए विच वन इज करेक्ट, यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, आस्तीन का सांप, यानी कि ऐसा इंसान जो कि आपका दोस्त बनने की कोशिश करता है लेकिन वो दोस्त नहीं होता, वो आपका दुश्मन होता है, वो आपसे जलन करता है, आपका भला नहीं चाहता। ऐसे आस्तीन के सांप को जो कि आपको भला नहीं चाहता है, आपका दुश्मन, इंग्लिश में क्या कहलाएगा दोस्तों, स्नेक इन द ग्रास कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 1 से लेकर देखिए हमने आज 11 तक के मुहावरे जो कल पढ़े हुए थे इनको कर लिए हैं दोस्तों।
और अगर आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई हैं तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊँ, जो भी पढ़ाऊँ क्लास में, नेक्स्ट रन पे उसका एक छोटा सा टेस्ट ज़रूर डाल दूँ, ताकि आप जब जब पढ़ेंगे उसको तब तक आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे आया है। अगर पढ़ते पढ़ते साथ में तैयारी भी हो जाए तो कितना अच्छा है। आप 15 मिनट दिन का निकाल लेते हैं और दिन का 15 मिनट, जब 24 घंटे में 15 मिनट निकालते हैं, उन 15 मिनट को अगले दिन आप फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार ये पेपर में कैसे आना है। तो आपको सुनकर चीज़ें तैयार हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने तैयार तो कर लिया लेकिन ऑप्शन नहीं कर पाते, वहाँ पर सही ऑप्शन निकाल नहीं पाते, क्योंकि इतनी स्पीड चाहिए होती है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो जो लोग मेरा ये चैनल रोज़ देख रहे हैं, प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब भी मैं कुछ पढ़ाऊँ आपको, नेक्स्ट डे मैं एक ऐसा लेक्चर अपलोड करूँगा विच विल बी टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। एंड इट डजेंट मैटर कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, सिंपली नेक्स्ट डे आई विल अपलोड अ वीडियो विच विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस सेट, एंड इट विल हैव सो मेनी ऑप्शंस, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप ये वीडियो लोगों से शेयर कर दीजिए, उन लोगों से जो पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। आप प्लीज़ उनको वीडियो शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा, आप लोग बताते नहीं, बहुत गंदे बच्चे हैं, कि कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सही आंसर्स निकले, ठीक है। और देखते हैं किसके सबसे ज़्यादा सही आता है। ईमानदारी से सही बताइएगा कि कितना से सही निकले, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे एक नए वीडियो के साथ में। जो भी हम आगे पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए अब आप रोज़ पढ़ना शुरू करें ताकि नेक्स्ट टाइम उसकी हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। तब तक के दोस्तों गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है, चलिए।